सूर्यास्त हो चुका था किंतु आकाश में उसकी किरणों की लालिमा अभी शेष थी। दीपा ने नपे तुले कदमों से घर में प्रवेश किया और चलकर कमरे में आ गई। कमल बिस्तर पर लेटा था, मुंह तक चादर खींची थी। दीपा ने यह देखकर उसकी चादर खींच दी। कमल ने आंखें खोलकर उसे देखा और धीरे से बोला, तुम शैतान कहीं के। शैतान और नहीं तो क्या, चादर तो यूं ढांप रखी थी मानो घोड़े बेचकर सोए हो। सोचा होगा दीपा ये देखकर मूर्ख बन जाएगी। चलो उठो। किस लिए? मैं तुम्हें पार्क में घुमा कर लाऊंगी। नहीं दीपा, अब उठो न बाबा, बच्चों की भांति हठ न करो। देखो तो मौसम भी कितना प्यारा है, उठो। कहते हुए दीपा ने कमल का हाथ पकड़ा, किंतु दूसरे ही क्षण उसके होंठों से चीख निकल गई। कमल ने पूछा, क्या हुआ? बुखार, दीपा कपकपाती आवाज में बोली। कमल, तुम्हारा जिस्म तो तवे की भांति तप रहा है। यह बुखार नहीं है, और हृदय की जलन, मन की तड़प, कमल ने कहा। किंतु दूसरे ही क्षण उसे अपनी भूल का अनुभव हुआ। विनोद ने कहा था कि अभी दीपा से कुछ न कहना, और अब दीपा उससे जलन का कारण पूछ सकती थी। हुआ भी ऐसा ही। दीपा ने पूछा, एकाएक यह जलन और तड़प क्यों? कमल ने तुरंत बात को संभाल लिया। दीपा का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे बोला, नहीं समझीन तुम? हूँ, तो करीब आओ। करीब ही तो हूँ, और भी करीब। दीपा उस पर झुक गई और कमल ने उसी क्षण उसे अपने ऊपर खींच लिया, किंतु इससे पूर्व कि वह उसके अधरों को चूम पाता, दीपा ने अपने आप को छुड़ा लिया और फिर स्नेह से कमल की नाक को मरोड़ते हुए बोली, ठग कहीं के। तबीयत ठीक नहीं और शरारत सूझ रही है। यह शरारत न थी, और प्रेम था हमारा। चलिए प्रेम ही सही। अब यह बताए कि दवाई लेना तो चाहता था, फिर क्या हुआ? हमारा डॉक्टर बड़ा निर्दयी निकला। आप हमेशा उल्टी बातें करते हैं। अच्छा छोड़िए, मैं चौराहे वाले डॉक्टर खान को लेकर आ रही हूँ। 3 दिन पश्चात घर में शादी है। यूं ही लेटे रहे तो काम कैसे होगा? इतना कहकर दीपा ने उसके सीने तक चादर खींच दी, किंतु इसके उपरांत वह ज्यों ही पीछे हटी, कमल ने फिर उसका हाथ थाम लिया। दीपा बोली, छोड़िए न, बैठ जाओ। बाबा, मुझे डॉक्टर को लेकर आना है। अब कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता क्यों नहीं? मैं ठीक हूँ। तुमसे एक बात कहनी थी। वह क्या? दीपा ने पूछा और हाथ छुड़ाकर बैठ गई। कमल उठकर बैठ गया और बोला, दीपा, तुम जानती हो 3 दिन बाद शिवा का विवाह है। हाँ, अर्थात 3 दिन पश्चात वह यहाँ से चली जाएगी। यह तो संसार का नियम है और समाज की परंपरा है। लड़कियां तो होती ही पराया धन हैं। माता पिता उन्हें तिल तिल करके बड़ा करते हैं और फिर एक दिन दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं। आप यह सब सोचकर दुखी क्यों हो रहे हैं? मेरे डैक का कारण कुछ और है। वह क्या? सोचता हूँ शिवा के जाते ही अकेला रह जाऊंगा। कोई ऐसा भी ना होगा जो मुझे ऑटो रिक्शा से उतारकर व्हीलचेयर पर बैठा सके। क्यों? दीपा चौंक कर बोली, मैं नहीं हूँ क्या? तुम तो हो, किंतु क्या? तुम्हारे पास इतना समय ही कहाँ? सुबह निकलती हो और संध्या को लौटती हो। दीपा ने कुछ न कहा। स्पष्ट था कि कमल के यह शब्द उसे अच्छे न लगे थे, और वैसे भी यह तो विवशता थी उसकी। जब तक विजय का मुकदमा समाप्त न होगा उसे तो घर से बाहर रहना ही था। उसे यूं मौन देखकर कमल फिर बोला, देखो दीपा, मैंने तुम पर कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। कभी यह नहीं पूछा कि तुम सुबह से शाम तक कहाँ रहती हो और क्या करती हो। मैं सोचता था हर किसी को अपने ढंग से जीने का अधिकार है, किंतु अब कहते रहिए। मैं यह सोच सोचकर कांप उठता हूँ कि यदि तुमने अपनी दिनचर्या न बदली तो मेरा क्या होगा। मेरे तो ऐसे अनेक कार्य हैं जिनके लिए मुझे दूसरों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। मैं प्रयास करूंगी कि भविष्य में आपको कोई कठिनाई न हो, दीपा ने कहा, और पश्चात वह उठकर बाहर चली गई। कमल का मकान दुल्हन की तरह सजा था। मकान पर फैली रंगीन बल्बों की झालरों एवं झाड़ फानूसों के कारण इतना प्रकाश था कि दिन का उजाला भी शर्मा जाए। मकान के सामने वाले पार्क में बड़े बड़े शामियाने लगे थे। शामियाने में सफेद चादरों से ढकी मेजें पड़ी थी जिन पर खाने पीने का सामान सजा था।